काफ़ी लंबा सत्ता संघर्ष के बाद नेपाल को अब कह सकते हैं कि कम से कम 1.5 वर्षों के लिए एक स्थिर सरकार मिली है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नेपाल की जो संसद है उसको पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दो बार विघटन कर दिया, दो बार सदन की जो कार्रवाई थी उसको स्थगित कर दिया हमेशा के लिए। लेकिन उसके बाद जो वहाँ के विपक्षी दल थे और जो वहाँ पर बड़े बड़े न्यायाधिवक्ता थे, जो वहाँ पर वकील थे, वो सारे लोग सर्वोच्च में जाने का फैसला करके सर्वोच्च में रिट दिए इसके खिलाफ, जिसके बाद दोनों बार सर्वोच्च अदालत ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के उस निर्णय को बदर कर दिया, उस निर्णय को खारिज कर दिया और उस निर्णय को असंवैधानिक बताया। साथ ही साथ संविधान की व्याख्या भी की, जिस पर भी तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी जो कि नेपाल के नेकपा एमाले के नाम से है, उन लोगों का विरोध अभी भी चल रहा है कि अदालत का फैसला गलत है। लेकिन आखिर जो भी फैसला हो, आपको जो भी फैसला लगे, लेकिन सर्वोच्च की जो फैसला होती है यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उसको सभी को मान के चलना पड़ता है। और वही जो है फिलहाल नेपाल में भी हो रही है। और आप लोगों को पता होगा कि अदालत ने शेर बहादुर देउवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जिसके बाद शेर बहादुर देउवा को जो है विश्वास मत लेना था। लेकिन आप सभी को बता दूं कि शेर बहादुर देउवा ने अपने समय से पहले ही विश्वास मत लेने का फैसला लिया और विघटित प्रतिनिधि सभा जो कि नेपाल की सदन है उसकी पहली बैठक से ही जो है विश्वास मत लेने का फैसला किया। और उसमें उन्होंने अपने प्रति विश्वास है या फिर नहीं है इसके लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें काफ़ी लंबी बहस हुई। सभी पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और उसके बाद जो है पूरी मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन अगर हम उसको खास करके जो बहस हुई उसके दौरान हम देखें तो आप लोगों को पता होगा कि फ़िलहाल जो नेपाल के प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउवा, वो नेपाली कांग्रेस के सभापति यानी कि अध्यक्ष है और संसदीय दल के नेता भी है। वहीं उसके अलावा उनके जो साथी है फिलहाल विपक्षी गठबंधन में माओवादी केंद्र, जिसको नेकपा माओवादी केंद्र कहा जाता है, जो कि पुष्पकमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में है, उन्होंने भी कांग्रेस का साथ देने का फैसला पहले ही कर लिया था। उसके बाद जनता समाजवादी पार्टी जो कि फ़िलहाल 2 गुटों में बटा हुआ है और फूट के संघार पर है, उसमें 2 गुट आ चुकी है। उसमें उपेंद्र यादव और बाबूराम भट्टराई की जो गुट थी उन्होंने पहले ही निर्णय कर लिया था कि वो देउवा के पक्ष में जो है मतदान करेंगे और वो भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, तो वो लोग भी उनके साथ थे ही। लेकिन जो जनता समाजवादी पार्टी की दूसरी घड़ा है, जो दूसरी खेमा है महंत ठाकुर और राजेंद्र महतो का, उन लोगों ने भी आज अचानक ये फैसला किया कि वो लोग भी देउवा सरकार के जो है समर्थन में, उनके विश्वास में मत देंगे। और ये बातें महंत ठाकुर ने सदन में बोलते हुए अपने संबोधन के दौरान भी कहा और उन्होंने इस बात को जो है वोटिंग से पहले ही कह दिया कि मैं जो है और मेरे जो साथी है वो प्रधानमंत्री में शेर बहादुर देउवा का समर्थन करते हैं और उनके पक्ष में मतदान करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जो जसपा बिल्कुल फूट के संघार पर आ चुकी है वो एक साथ नज़र आई और दोनों खेमों ने जो है वहाँ पर उनको वोट दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें एमआलए की, तो एमआलए के कुछ सांसद जो कि माधव नेपाल पक्ष के हैं, उन लोगों ने भी वोट दिया, जिसके कारण से बहुत आसानी के साथ देउवा ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। और अब जो है नेपाल में एक स्थिर सरकार बनेगी कम से कम 1.5 वर्षों के लिए, क्योंकि 1.5 वर्ष के बाद नेपाल में निर्वाचन होना है। और आप सभी को बता दूं कि फ़िलहाल जो नेपाल की स्थिति है, जिस तरीके से कोरोना है और जिस तरीके से अभी तक खोप नहीं लग पा रहा है और जो तमाम चीज़ें नेपाल में फ़िलहाल परेशानी है, उस बीच में जो सत्ता संघर्ष चल रहा था उसका कहीं ना कहीं अब अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि राजनीति में कुछ भी प्रिडिक्ट करना, कुछ भी अनुमान करना ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है देउवा के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है वो यही है कि अब वो किन किन पार्टियों को कितने कितने जो है मंत्रालय देंगे और किन किन को जो है मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, क्योंकि उनको समर्थन करने वाली जो पार्टी है और जो सांसद है उसकी फहरिस्त अब लंबी हो चुकी है। और ऐसे अवस्था में अब ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस किस को जो है देउवा अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर पाते हैं। और देखना ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन से दल उनके सरकार में जाने के लिए जो है सहमति भरते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई दल समर्थन ज़रूर कर देता है लेकिन वो सरकार में नहीं जाता है, तो ये भी संभावनाएं होती है और इस तरीके से भी चीज़ आगे बढ़ती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से नेपाल में कोरोना को नियंत्रण करना है, जिस तरीके से सभी नागरिकों को वहाँ पर जो है कोरोना की वैक्सीन लगवानी है, जिस तरीके से व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त है उसको सुचारू पर करना है, जिस तरीके से वहाँ पर उनके सहयोगी दल है, उनके कुछ मांग है, कुछ मुद्दे हैं उसको एड्रेस करना है, तो देउवा के सामने
चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन कहा जाता है कि बड़ी चुनौती को जो आसानी से पार कर जाए वही राजनेता होता है। और देववा को अगर अगली चुनाव से अपने आप को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में साबित करना है तो उनको अब ये चुनौती पार करनी ही होगी। तो जैसे ही इस पर आगे अपडेट आएगी हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।